नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12 भूगोल विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 2 है विश्व वाली, जो किताब है विश्व भूगोल, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इसमें चैप्टर दूसरा है आपका। तो ये 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, ये मैं लिख के दे सकता हूं आपको। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। मतलब कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। तो ये सभी क्वेश्चन आप देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व को मापने वाला सूत्र कौन सा है। इनका उत्तर भी आपको मैं बताऊंगा। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, प्रवास क्या है, अप्रवास एवं उत्प्रवास में अंतर बताओ, प्रवास के अपकर्ष एवं प्रतिकर्ष कारकों में अंतर, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, और जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की तीनों अवस्थाओं को समझाइए। फिर है, विश्व की 90% जनसंख्या 10% भूभाग पर एवं 10% जनसंख्या 90% भूभाग पर निवास करती है। यह कथन किस विद्वान का है। अगला है, जापान का कौन सा प्रदेश सघन बसा है। 15 प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि को किस में व्यक्त किया जाता है। तो ये 15 प्रश्न है। और जो आपका पार्ट दूसरा है विश्व वाली किताब का, इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। इन सब के उत्तर मैं आपको डेफिनेशन के साथ बताऊंगा, बिल्कुल इजी तरीके से। प्रश्नों के उत्तर देखने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही क्वेश्चन और आपको मिलते रहेंगे। तो पहला प्रश्न है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। तो विश्व की जनसंख्या थी 600 करोड़, 600 करोड़ से भी ज्यादा थी। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो चुका है। ये प्रश्न पूछा जाता है, ऑप्शन में पूछ लेता है कभी कभी। दूसरा है, जनसंख्या घनत्व को मापने वाला सूत्र कौन सा है। तो कुल जनसंख्या बटा में क्षेत्रफल, जहां पर वो जनसंख्या रहती है वहां का क्षेत्रफल। तो ऐसे ये इसको ज्ञात करने का सूत्र है। ये दूसरा प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं, मतलब कि जनसंख्या परिवर्तन किस प्रकार से होता है, मतलब कैसे कैसे होता है। तो एक तो जनसंख्या में परिवर्तन होता कैसे है, तो एक तो जन्म दर, जन्म दर बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि जन्म ज्यादा हो जाए तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, जनसंख्या में परिवर्तन होगा। एक है मृत्यु दर, मृत्यु दर ये भी एक मेन कारण है। और एक है प्रवास, प्रवास यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं लोग, तो वहां की जनसंख्या में क्या आता है, अंतर आता है। मतलब कि पहले जब ज्यादा थी तो वहां से लोग चले गए, तो वो क्या होता है, प्रवास होता है, और प्रवास की वजह से भी जनसंख्या में क्या होता है, परिवर्तन। अब चौथा क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, को पूरी डेफिनेशन के साथ देखते हैं यहाँ पे। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, तो समय के 2 अंतरालों के बीच, समय के 2 अंतराल, मतलब कि जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊं, पहले इसको पूरा पढ़ते हैं कि समय के 2 अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि भी कह सकते हैं या फिर जनसंख्या परिवर्तन भी कह सकते हैं इसको। मतलब कि 2 अंतराल, मतलब कि जैसे कि 2011 मान सकते हो और इधर 2021 में कोविड आ गया था, तो इसलिए जनगणना नहीं हुई, और 2011 मतलब कि इन जैसे एक ये 2 अंतराल है, मतलब एक अंतराल ये हो गया और एक अंतराल ये हो गया। अब इसमें जनसंख्या कितनी थी भारत की, मतलब कि 121 करोड़ मान लो, वैसे 121 करोड़ ही है। अब यदि 2021 में यदि ये जनसंख्या बढ़ती है, घटती है, तो ये क्या होता है, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन होता है। ये जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन होता है। तो ये जनसंख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, तो इसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, या फिर जनसंख्या परिवर्तन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है अगला प्रश्न, प्रवास। एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। मतलब कि एक व्यक्ति जाता है या फिर व्यक्तियों का समूह जाए, मतलब बहुत सारे लोग जाए या फिर एक व्यक्ति जाए। यदि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि जाता है स्थायी रूप से जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। इससे जनसंख्या में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ये भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है प्रवास की वजह से भी, क्योंकि जब यहाँ से जब लोग जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ तो जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, और यहाँ जनसंख्या में क्या होगी, कमी होगी।
तो ये भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है। और ये जनसंख्या परिवर्तन का घटक भी है प्रवास। हाँ, तो अब आपका 7वां प्रश्न पूछ रहा है कि आप्रवास एवं उत्प्रवास में क्या अंतर है। आप्रवास एवं उत्प्रवास में क्या अंतर है, तो इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है आप्रवास और उत्प्रवास दोनों में। तो देखो ये क्या होता है कि प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। अब उसी प्रकार उत्प्रवास की परिभाषा भी ऐसे ही है। प्रवासी जो किसी एक स्थान से बाहर चले जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रवासी कहलाते हैं। अब देखो इसको आसानी से समझें, जैसे कि एक मोनू है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मोनू मेरा दोस्त है, तो ये यदि भारत में है, अब ये जा रहा है मोनू जापान में जा रहा है, मोनू जा रहा है जापान में, तो वो जापान वाले लोगों के लिए क्या है, अप्रवासी है। अब यदि जापान से मैं यहाँ पर खड़ा हूं और यदि जापान से यदि कोई व्यक्ति आता है तो वो हमारे लिए क्या होता है, उत्प्रवासी, उत्प्रवासी होता है, ये होता है। यानी कि हम यहाँ से यदि कोई जाता है कोई दूसरे देश में तो दूसरे देश वालों के लिए होता है वो अप्रवासी। और यदि वहां से यदि कोई व्यक्ति आता है हमारे देश में तो हमारे लिए होता है वो उत्प्रवासी। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है अप्रवासी एवं उत्प्रवासी में। अब देखेंगे 8वां प्रश्न। हाँ, तो कल मेरे को वीडियो बनाते समय रात हो गई थी। हाँ, तो कल मेरे को वीडियो बनाते समय रात हो गई थी, तो मैं अब आया हूँ आपके लिए क्वेश्चन लेकर। तो इसलिए रात के 12 बज गए थे, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में मेरे को जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ताकि मेरे को तो पता लगे वीडियो कैसी लग रही है। तो प्रवास के अपकर्ष एवं प्रतिकर्ष कारक हैं ये, तो इनमें क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। आपको एग्जाम में पूछा जाए, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, अर्धवार्षिक में पूछा जाए, किसी में पूछा जाए कि अब प्रवास के अपकर्ष एवं प्रतिकर्ष कारकों में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आपको पूछता रहता है ये प्रश्न, तो है ना। तो अपकर्ष मतलब कि अच्छे कारक, और ये क्या है, बुरे कारक। और ये क्या है, प्रवास, प्रवास का मतलब एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं। तो इसमें हम बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ेंगे कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्यों पसंद करते हैं। तो देखो प्रवास के अच्छे कारक कौन कौन से हैं, रोजगार के बेहतर अवसर, मतलब कि यहाँ पर रोजगार मतलब कि काम धंधा अच्छा चलता है। और यहाँ पर क्या है, बेरोजगारी, यानी जब जहां पर बेरोजगारी होगी तो यहाँ पर क्या है, ये बुरे कारक है। तो बेरोजगारी से प्रवास कहां करेंगे, यहाँ पे अच्छे कारकों की तरफ, यानी रोजगार के बेहतर अवसर, मतलब कि जहां पर रोजगार होगा लोग बाग वहीं तो आएंगे। दूसरा की शांति एवं सुरक्षा, यानी कि जहां पर शांति एवं सुरक्षा पाई जाती है वहां पर भी लोग अत्यधिक आना पसंद करेंगे। और जहां पर असुरक्षा एवं अशांति पाई जाती है, असुरक्षा मतलब जहां पर शांति सुरक्षा नहीं होती एवं अशांति पाई जाती है, यानी कि दंगे प्रसाद होते रहते हैं, तो वहां पर जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। तो उसी प्रकार है तीसरा, ये अनुकूल जलवायु, यानी जहां पर जलवायु अनुकूल पाई जाएगी। जैसे कि एक प्रदेश आप ऐसा मान लो कि वहां पर बिल्कुल रेत ही रेत है, गर्म प्रदेश है, तो वहां पर लोग रहना पसंद करेंगे, कोई नहीं रहना पसंद करेगा। जैसे थार का मरुस्थल है, तो वहां पर कोई रहता है, नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, क्योंकि वहां पर प्रतिकूल जलवायु, कठोर जलवायु है। उसी प्रकार जैसे कि कोई नदी के किनारे हो गया, वहां पर लोग घूमने भी आते हैं, वहां पर लोग निवास भी करते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। और उच्च जीवन स्तर, मतलब कि जहां पर उच्च जीवन स्तर क्या होता है कि मतलब कि जीवन के जीने की उम्र जो होती है वो क्या होती है, लंबी होती है। कहां होती है लंबी, जहां पर अनुकूल कारक पाए जाते हैं, यानी अपकर्ष कारक पाए जाते हैं। और निम्न जीवन स्तर, जहां पर ये असुविधाएं पाई जाती है, जैसे प्रतिकर्ष, जैसे बेरोजगारी होती है, तो बेरोजगारी में भूखमरी आ जाएगी, असुरक्षा अशांति पाई जाएगी, प्रतिकूल जलवायु पाई जाएगी, है ना। तो वहां पर क्या होगा, निम्न जीवन स्तर होगा, यानी जीने की उम्र भी क्या होगी, कम होगी। अब है पांचवा, रहन सहन की अच्छी सुविधाएं, यानी जहां पर रहन सहन की अच्छी सुविधाएं होंगी, वहां पर सभी सामान उपलब्ध होंगे, वहां पर लोग अत्यधिक रहना पसंद करेंगे। रहन सहन की निम्न सुविधाएं, निम्न का मतलब होता है कम, किसी को यदि पता नहीं हो तो निम्न का मतलब होता है कम। रहन सहन की निम्न सुविधाएं पाई जाती है, जहां पर कम लोग रहना पसंद करते हैं, यानी इधर तो कम लोग रहते हैं और इधर क्या आते हैं, इधर से लोग इधर प्रवास करते हैं। तो ये प्रवास के अपकर्ष एवं प्रतिकर्ष कारकों में अंतर है। अब ये आपका छठा, इसके उदाहरण है सुखद जलवायु, स्वच्छ वातावरण, प्राकृतिक सुंदरता आदि। अब आप अपने ऊपर ही देख लो, जहां पर अच्छी सुविधाएं, प्राकृतिक सुंदर वातावरण होगा, वहां पर लोग अत्यधिक रहना पसंद करते हैं। और यहाँ पर कोई रहना नहीं पसंद करेगा, सूखा हो, बाढ़ हो, प्राकृतिक आपदाएं आती हो, प्रदूषण हो, पानी की कमी हो, वहां पर कौन रहना पसंद करेगा, कोई नहीं रहना पसंद करेगा। इसलिए प्रवास के अपकर्ष यानी अच्छे कारक है और ये क्या है, बुरे कारक। हाँ, तो अगला प्रश्न आपका कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, तो इसमें पहला उपाय है कि परिवार नियोजन के कार्य अपनाकर। परिवार नियोजन मतलब कि परिवार नियोजन का मतलब होता है प्लान या फिर योजना, परिवार के द्वारा योजना बनाकर,
जनसंख्या नियंत्रण को कम किया जा सकता है। यानी परिवार खुद अपने आप में बदलाव लाकर भी जनसंख्या नियंत्रण को कम कर सकता है, हर एक परिवार। दूसरा है कि युवाओं के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाए। युवाओं के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाए कि जनसंख्या में नियंत्रण करना है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सबको मद्देनजर रखते हुए आपको ये काम करना चाहिए, यानी जनसंख्या में नियंत्रण करना चाहिए। अब आपका तीसरा है कि गर्भ निरोधक गोलियां अपनाकर। गर्भ निरोधक गोलियां अपनाकर मतलब कि जो गोलियां ली जाती है उनके द्वारा भी जनसंख्या नियंत्रण को कम किया जा सकता है। चौथा है शिक्षा के स्तर को बढ़ाकर, यानी शिक्षा के स्तर, यानी बहुत से लोगों को नहीं पता कि इससे क्या होता है, जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया तो क्या हो सकता है, आगे जाकर भविष्य में क्या होगा। तो शिक्षा के स्तर को बढ़ाकर भी जनसंख्या नियंत्रण को कम किया जा सकता है। पांचवा कि लड़कियों के द्वारा विवाह में देरी करके, यानी कि लड़कियों की शादी में क्या करें, देरी करके भी जनसंख्या नियंत्रण को कम किया जा सकता है। और छठा है कि मनोरंजन के साधनों को अपनाकर, जैसे कि टेलीविजन हो गया आदि साधनों को अपनाकर जनसंख्या नियंत्रण को कम किया जा सकता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ, तो अब आपके अगले प्रश्न का उत्तर है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। मतलब कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो जनसंख्या रहती है इस एरिया में, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र एरिया में जो जनसंख्या रहती है उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब आपका अगला प्रश्न है कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जन्म दर है तो ये बस इतना ही पूछा जाएगा कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए, या तो 2 नंबर में पूछेगा या फिर 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछेगा ये। तो 1000 लोगों पर एक साल में पैदा हुए बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। मतलब 1000 लोग हैं और उन 1000 लोगों में से कितनी जनसंख्या, मतलब कि एक साल में कितने लोग वहां पर पैदा हुए हैं, मतलब कि 8 लोग हुए हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो जन्म दर में क्या, जनसंख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो 8 लोग है ना, इनकी संख्या को क्या कहा जाता है, जन्म दर कहा जाता है। मतलब एक साल में कितने लोग बढ़े हैं। अब उसी प्रकार है मृत्यु दर। तो 1000 लोगों पर एक साल में मरे हुए लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। तो 1000 लोग हैं, अब उनमें से यदि 10 लोग मर गए एक साल में, तो ये मरे हुए लोग हैं, लोगों की संख्या को कहा जाता है मृत्यु दर कहा जाता है। तो ये होती है मृत्यु दर। तो इसमें इससे क्या होता है कि जनसंख्या में क्या होती है, कमी होती है। अब आपसे प्रश्न पूछ ले कि जन्म दर और मृत्यु दर किस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है, या फिर जनसंख्या वृद्धि को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो ये होता है कि जन्म दर जब अत्यधिक हो जाती है, जन्म दर जब अत्यधिक हो जाएगी और मृत्यु दर घट जाएगी तो जनसंख्या की वृद्धि होगी, ये इस प्रकार होता है। और मृत्यु दर में जनसंख्या घटती है। अब आपके अगले प्रश्न का उत्तर है कि जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जनसंख्या किस प्रकार से प्रभावित होती है, किस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा रहती है, किस क्षेत्र में कम जनसंख्या रहती है और क्यों रहती है। तो ये कारण है। तो सबसे पहले कारक है भौतिक कारक। तो भौतिक कारक में आता है सबसे पहला भू आकृति, मतलब कि भूमि की आकृति। तो विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां पर समतल मैदानी भूभाग पाए जाते हैं वहां पर जनसंख्या का जमाव पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक होता है। मतलब कि जहां पर समतल मैदानी भूभाग पाए जाते हैं, ऐसे समतल बिल्कुल सपाट, तो वहां पर जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। पर्वत और जहां पर पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं वहां पर जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। तो ये जनसंख्या में परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारक है भू आकृति। उसी प्रकार है जलवायु। तो विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां पर लोगों के रहने के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है वहां पर कठोर जलवायु वाले प्रदेशों की तुलना में अधिक जमाव पाया जाता है, जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। मतलब कि जहाँ की जलवायु, जैसे थार का मरुस्थल है, वहां की जलवायु क्या है, कठोर है, क्योंकि वहां पर रहते हैं, तो वहां कठोर जलवायु है। और उसी प्रकार जैसे कि कोई नॉर्मल जलवायु वाला क्षेत्र है तो वहां पर जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कठोर जलवायु है, तो ये लोगों के रहने के लिए क्या है, अनुकूल नहीं है। तो लोग कहाँ जाएंगे, अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्र में। तो इस प्रकार से जलवायु भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। समकालीन जलवायु वाले क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या का जमाव पाया जाता है, यानी कि न तो वहां पर गर्मी हो न सर्दी हो, ऐसी जगह पर जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। यानी जहां पर गर्मी भी न लगे और सर्दी भी न लगे तो वहां पर जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। अब है जल आपूर्ति, यानी जल भी एक महत्वपूर्ण कारक है। जहां पर जल होगा वहां पर ही लोग रहेंगे, क्योंकि बिना जल के जीवन कैसे संभव है।
तो विश्व के ऐसे प्रदेश जहां पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होते हैं, तो वहां लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके। जबकि इसके विपरीत कम जल वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। यानी जहां पर जल अत्यधिक पाया जाएगा वहां पर जनसंख्या का जमाव भी अत्यधिक पाया जाएगा, क्योंकि वहां पर लोगों की जरूरतें क्या होती रहेगी, पूरी होती रहेंगी। और जहां पर जल कम पाया जाएगा, कम मात्रा में पाया जाएगा, वहां पर जनसंख्या भी कम निवास करेगी। तो इस प्रकार से जल भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जहां पर जल रहेगा वहां अत्यधिक लोग निवास करेंगे। अब मृदा यानी मिट्टी। तो विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां पर हर वर्ष नदियों के जल से बहकर लाई हुई जलोढ़ मिट्टी के मैदान बिछे होते हैं, वह भूमि कृषि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। वहां पर जनसंख्या का जमाव सर्वाधिक पाया जाता है। मतलब कि जहां की मिट्टी उपजाऊ होती है, यानी जैसे कि खादर और बांगर पढ़ा होगा आपने, तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उस क्षेत्र में जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है, क्योंकि वह भूमि कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है। जो किसान वहां पर अत्यधिक निवास करते हैं खेती के लिए। तो ये भी मृदा भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अब आपका ये तो हो गए भौतिक कारक। अब है आर्थिक कारक, मतलब कि धन संबंधी कारक। तो सबसे पहला है औद्योगिक विकास। तो विश्व के ऐसे प्रदेश जहां पर उद्योग धंधों का विकास अधिक हुआ है, वहां पर रोजगार पाने के लिए जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। जैसे कि जापान हो गया, कोबे ओसाका प्रदेश हो गया, सूती वस्त्र उद्योग। यानी जापान का जो कोबे ओसाका प्रदेश है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, जापान कोबे ओसाका प्रदेश। ये ऑप्शंस में पूछा जाता है कि कौन सा प्रदेश जापान का कोबे ओसाका प्रदेश सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और सुनो, ये आर्थिक विकास, मतलब कि यहाँ पर जापान का जो कोबे ओसाका प्रदेश है महत्वपूर्ण माना जाता है उद्योगों के विकास के लिए। अब दूसरा आर्थिक कारक है खनिज संसाधन। तो विश्व के ऐसे प्रदेश जहां पर खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, वहां पर रोजगार पाने के लिए जनसंख्या का जमाव अधिक होता है। जैसे कटंगा, ये भी मोस्ट है, कटंगा व जाम्बिया का तांबे की खान। कटंगा और जाम्बिया में तांबे की खान स्थित है, तो खनिज संसाधन के लिए महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो यह भी खनिज संसाधन भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार पाने के लिए लोग आ जाते हैं। अब है परिवहन। तो विश्व में ऐसे क्षेत्र जहां पर उच्च स्तर की परिवहन सुविधाएं पाई जाती है, वहां पर जनसंख्या का जमाव सर्वाधिक पाया जाता है। परिवहन मतलब आने जाने की अच्छी सुविधाएं, मतलब कि कोई व्यक्ति है तो रोज उसके आना जाना रहता है, तो परिवहन की सुविधा अच्छी रहेगी, तो वहां पर लोग अत्यधिक रहना पसंद करेंगे। अब है नगरीयकरण, आर्थिक कारक ये भी। तो विश्व में ग्रामीण और जंगली इलाके की तुलना में लोग शहरों में रहना ज्यादा बेहतर मानते हैं। अब भौतिक कारक हो गए, आर्थिक कारक हो गए, राजनीतिक कारक। तो विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां पर दंगा प्रसाद, अशांति एवं सुरक्षा पाई जाती है, वहां पर जनसंख्या का जमाव बहुत कम पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र जहां पर शांति, सुरक्षा, सहयोग, मेल मिलाप एवं भाईचारे की भावना पाई जाती है, वहां पर जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। मतलब कि जहां पर अशांति या सुरक्षा पाई जाएगी वहां पर जनसंख्या का जमाव कम पाया जाएगा, और वहां पर जहां पर शांति सुरक्षा पाई जाएगी वहां पर जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। अब है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो विश्व के ऐसे प्रदेश जहां पर धर्म व संस्कृति को महत्व दिया जाता है, वहां पर अत्यधिक लोगों का जमाव पाया जाता है। यानी जहां पर धर्म, संस्कृति आदि को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, तो वहां पर जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। अब आपका अगला प्रश्न है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की तीनों अवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए। तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की तीन अवस्थाएं हैं, तो इनमें क्या हुआ तो हम इसमें देखेंगे। बिल्कुल इजी, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं आसानी से। तो ये पहली अवस्था है प्रथम अवस्था। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में अविकसित देशों को शामिल किया जाता है। अविकसित मतलब कि जो देश विकसित नहीं है, अविकसित यानी बिल्कुल गिरे हुए देश पहले। अब दूसरा है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों उच्च थी। अब देखो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों जब उच्च हो जाती है तो क्या होता है, देखो जन्म दर मतलब कि लोगों की जन्म ले रहे हैं वो उच्च है, मतलब कि ज्यादा जन्म ले रहे हैं, और मृत्यु दर भी क्या है उच्च है, उच्च यानी ज्यादा है। मृत्यु दर भी उच्च है, मृत्यु दर भी हो रही है और जन्म दर भी हो रही है, तो ये क्या होगा जनसंख्या में न तो ज्यादा वृद्धि होगी यानी कमी होगी जनसंख्या में, या जैसे जन्म ले रहे हैं वैसे मर भी रहे हैं, तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च हो जाती है। और ये क्यों होता है, क्योंकि बीमारियां अत्यधिक थी पहले इन क्षेत्रों में। अब देखो तीसरा है कि इस अवस्था में जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ती है, क्योंकि मृत्यु दर अधिक थी। जब ये इसमें जन्म दर तो उच्च था लेकिन मृत्यु दर भी क्या थी उच्च थी। जिस प्रकार जन्म ले रहे हैं उसी प्रकार मर भी रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जनसंख्या धीमी गति से बढ़ती थी। अब है कि इस अधिकांश लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं, तो ये प्रथम अवस्था में अधिकांश लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं, और शिक्षा और स्वास्थ्य का निम्न स्तर पाया जाता है। यानी इस अवस्था में प्रथम अवस्था में शिक्षा और स्वास्थ्य का निम्न स्तर पाया जाता है। निम्न जीवन स्तर
निम्न जीवन स्तर पाया जाता है। यानी जीवन स्तर भी क्या है, जैसे बीमारी है तो लोगों के जीने की जो उम्र है वो भी कम पाई जाएगी। इस अवस्था में प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ है, जैसे कि चाड हो गया, लाओस हो गया, पापुआ हो गया, न्यूगिनी आदि। तो इन देशों को याद कर लेना। प्रथम अवस्था में कौन कौन से देश आते हैं, 3 उदाहरण दीजिए, 4 उदाहरण दीजिए, तो आप बता सकते हैं आसानी से। अब द्वितीय अवस्था, तो इस अवस्था को विकासशील देशों की अवस्था माना जाता है। जैसे हमारा देश है भारत, विकासशील देश है, तो ये इस श्रेणी में आता है, द्वितीय अवस्था में आता है भारत। इस अवस्था में प्रारंभ में जन्म दर उच्च पाई जाती है, यानी जन्म दर उच्च पाई जाती है, लेकिन मृत्यु दर में गिरावट आ जाती है। मतलब जन्म दर उच्च पाई जाएगी और मृत्यु दर में क्या हो जाएगी, गिरावट आ जाएगी। मृत्यु दर नहीं होगी, केवल जन्म दर ही जन्म दर होगा। तो लोगों की जनसंख्या में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। तो अगला है, इसे जनसंख्या विस्फोटक की अवस्था भी माना जाता है। विस्फोटक तो होगी क्योंकि जन्म दर ही जन्म दर हो रही है, मृत्यु दर में तो क्या होगी, गिरावट होगी, मृत्यु दर हो ही नहीं रही, तो जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। शिक्षा व स्वास्थ्य का विकास होने लगता है, यानी जो दूसरी अवस्था है तो इसमें शिक्षा व स्वास्थ्य का विकास होने लगता है। अब अगला है कि प्रौद्योगिकी का सामान्य विकास होने लगता है, यानी प्रौद्योगिकी का विकास भी इसी अवस्था में होने लगता है, थोड़ा थोड़ा होने लगता है। इस अवस्था में शामिल देश भारत, चीन, पाकिस्तान आदि। लेकिन अब वर्तमान में चीन में प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन भारत में अभी भी बहुत कम है। वैसे टेक्नोलॉजी तो है लेकिन कम है, इतनी इनकी तुलना में कम है। तृतीय अवस्था, इस अवस्था को विकसित देशों की अवस्था भी माना जाता है। इस अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों निम्न पाई जाती है, यानी जन्म दर भी कम पाया जाता है और मृत्यु दर भी कम पाई जाती है। यानी इसमें जनसंख्या पर क्या किया गया है, नियंत्रण किया गया। जैसे जापान, चीन जैसे देश है उनमें जनसंख्या पर नियंत्रण किया गया है, यानी 2 बच्चे इससे ज्यादा नहीं कर सकते आप। उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं, यानी इसमें उच्च शिक्षा पाई जाती है और स्वास्थ्य सुविधा भी उच्च पाई जाती है। उच्च प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी भी उच्च पाई जाती है। उच्च जीवन स्तर यानी जीने की उम्र भी उच्च है। और इसमें शामिल देश है जापान हो गया, अमेरिका हो गया, रूस, थाईलैंड आदि, फ्रांस, ठीक है। तो इतने देश हो गए, बहुत सारे देश हैं। तो ये आपको उदाहरण में पूछे कि तृतीय अवस्था में कौन कौन से देश शामिल है, यदि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसको ऐसे कैसे उतार दीजिए। अब आपका अगला प्रश्न है कि विश्व की 90% जनसंख्या 10% भूभाग पर और 10% जनसंख्या 90% भूभाग पर निवास करती है। इस प्रश्न का मतलब यह है कि यानी कि ज्यादा जगहों पर, यानी जो जहां पर ज्यादा जगह होती है वहां पर कम लोग निवास करते हैं और जहां पर कम जगह होती है वहां पर ज्यादा लोग निवास करते हैं। तो ये जो कथन है ये किस विद्वान का है, तो ये है जैविक कृषि, जैविक कृषि, कृषि, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर ये रहेगा। अब आपका अगला प्रश्न था कि जापान का कौन सा प्रदेश सघन बसा हुआ है, तो मैंने बताया था कि जापान का जो कोबे ओसाका प्रदेश है, ये प्रश्न मोस्ट है, कोबे ओसाका, कोबे ओसाका प्रदेश इस सघन बसा हुआ है। अब जनसंख्या वृद्धि को किसमें व्यक्त किया जाता है, ये प्रश्न पूछ सकता है। जनसंख्या वृद्धि को किसमें व्यक्त किया जाता है, तो जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ना पसंद आई हो तो भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।